Jain aspirants, welcome back to the third part of our chapter that is metals and non-metals. So अभी तक हमने दो पार्ट कवर किए. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देन लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि हमने देखा था कि कैसे एयर एंड वाटर के साथ हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं. नाउ इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो मेटल्स कह रहे हैं इतनी देर से, ये मेटल्स हमने मिल कहाँ से रहे, राइट. अब ऐसा तो नहीं होगा आप टेलने निकले घर से बाहर और आपको कहाँ पे कैल्शियम मिल गया, कहाँ पे मैग्नीशियम मिल गया. हाँ, आपको गोल्ड मिल सकता है क्योंकि गोल्ड रिएक्टिव न होने के कारण से आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा आपको कहीं पे एल्यूमिनियम मिल गया, कहीं पे मैग्नीशियम मिल गया, कहीं पे जिंक मिल गया. ऐसा नहीं होगा, राइट. तो कहाँ से हमें वो मेटल मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी मेनली आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी. फिर से एक बार रिवाइज करते. दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर एंड गोल्ड. तो इसमें क्या है, जो अपना पोटेशियम है इट इज़ द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल एंड जो अपना गोल्ड है इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. तो अभी क्या करेंगे, हम इसको मेनली तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे. तीन पार्ट के अंदर कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे जो कि एकदम हाई रिएक्टिव वाले मेटल है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है. और हम सेकंड पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे जो कि मीडियम रिएक्टिव है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, ऐसे वाले. देन और थर्ड का डिवाइड करेंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर हम डिवाइड करेंगे मेटल जो कि एकदम लेस रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऐसे वाले, प्लेटिनम, ऐसे वाले के अंदर हम थर्ड कैटेगरी के अंदर उनके हम रख देंगे, ठीक है. तो क्या क्या हमने डिवाइड किया है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, देन मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. अभी पहले हम देखेंगे कि अपने जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी रहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाले, इन्हें हम कैसे पाते. तो मेनली हमें पता चला कि इस मिक्सचर में से या फिर इस अर्थ क्रस्ट में से हमें पोटेशियम या फिर सोडियम या फिर कैल्शियम मिल सकता है. तो हम क्या करेंगे, वो मिक्सचर लेंगे और उस मिक्सचर का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे. इलेक्ट्रोलिसिस क्या रहता है, मेनली वही सिंपल. अभी सपोज मेनली यहाँ पे ब्रेकर लिया, यहाँ पे मेनली एक अपना कैथोड और यहाँ पे लिया एनोड. अभी एनोड क्या रहते हैं मेनली पॉजिटिव और कैथोड क्या रहते हैं अपने निगेटिव. अभी मेटल्स है, राइट. मेटल्स क्या रहते हैं, ऑब्वियसली मेटल्स क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, राइट. तो मेटल्स हमारे कहाँ पे मिलेंगे हमें, तो मेटल पॉजिटिव रहने के कारण वो निगेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे. तो मेटल जो भी हमें मेटल मिलेगा वो कैथोड के पास मिलेगा, और जो भी हमारा बाकी का जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा यानी कि इम्प्योरिटीज रहेगी तो हमें यहाँ पे नीचे मिल जाएगी. तो इसे हम कहते हैं एनोड मड. एनोड मड. तो ये मेनली प्रोसेस रहते हैं हमारे प्योर मेटल मिलने के बाद. तो यहाँ पे कैथोड के ऊपर हमें हमारा अपना प्योर मेटल मिल जाएगा. तो जो अपने हाई रिएक्टिव वाले मेटल रहते हैं उनके हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसके अंदर हम कैथोड के ऊपर प्योर मेटल मिल जाता है. अभी नेक्स्ट क्या है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. अभी जो मीडियम रिएक्टिव रहते हैं जैसे कि अपने एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, ये जो रहते हैं ये मेनली हमें दो कैटेगरी के अंदर मिलते हैं. ये कोई कोई तो रहेंगे कार्बोनेट के अंदर, कोई रहेंगे सल्फेट के अंदर, हो सकता है कोई भी किसके अंदर भी मिल सकते हैं हमें, राइट. तो जो कार्बोनेट के ओर रहते हैं उनकी हम कैल्शियम से प्रोसेस करते हैं, और जो सल्फाइड की ओर रहते हैं उनकी हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं. तो पहले हम समझ लेते हैं कैल्शियम प्रोसेस क्या है और रोस्टिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है. तो रोस्टिंग कैल्शियम प्रोसेस क्या मेनली, रोस्टिंग पहले बात तो हम किसके लिए कहते हैं, जो ओर्स हमारे सल्फेट के फॉर्म में रहते जो अपने सल्फाइड के ओर्स रहते उन्हें हम कन्वर्ट करते ऑक्साइड के अंदर. कैसे, हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है. उसे हम हीट करते, इतना एक्सेसिव एयर में हीट करते जो ताकि वो अपना सल्फाइड ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाए ऑक्साइड के फॉर्म के अंदर. और कैल्शिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शिनेशन के अंदर यानी कि मेनली जो अपने कार्बोनेट ओर रहते हैं, कार्बोनेट ओर को भी हम हीट करते, लेकिन जो हम हीट करते स्ट्रांगली वो एक लिमिटेड एयर के अंदर करते. रोस्टिंग के अंदर हम एक्सेस एयर करते और कैल्शिनेशन के अंदर हम लिमिटेड एयर का यूज़ करते, तो जिससे वो कार्बोनेट ओर है वो चेंज हो जाए ऑक्साइड के फॉर्म में. देन जब दोनों के दोनों, अभी क्या है, कार्बोनेट के ओर की हम कैल्शिनेशन की और सल्फाइड के ओर की हमने रोस्टिंग की. कैल्शिनेशन के अंदर हमने दोनों को भी हमने स्ट्रॉन्ग हीट किया है, लेकिन कैल्शिनेशन के हमने लिमिटेड एयर रखा है और रोस्टिंग के अंदर हमने एक्सेसिव एयर रखा है, एक्सेसिव एयर का सप्लाई रखा है. अभी दोनों को जब हमने किया, क्यों किया, ताकि वो ऑक्साइड ऑफ मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाए. अभी ऑक्साइड के फॉर्म आ गया, राइट. अभी ऑक्साइड है यानी कि उसके पास अभी क्या है, ऑक्सीजन है. अभी इस ऑक्सीजन को हमें रिमूव कर देना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन को रिमूव करना या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल का रिडक्शन करना पड़ेगा, ताकि जिसके पास मेटल के पास जो अपना ऑक्सीजन है, जो ऑक्साइड है मेटल का, वो रिड्यूस हो पाए, जिससे हमें एक अपना प्योर मेटल मिल जाए. तो ये थी हमारी मेनली जो अपनी मिडल रिएक्टिव रहते जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, लीड,
या फिर कॉपर, ये सब जो रहते कोई कार्बोनेट के फॉर्म के अंदर, कोई सल्फाइड के फॉर्म के अंदर। अगर कार्बोनेट के फॉर्म के अंदर है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी अगर किसी भी सब्सटेंस को कितना ज़्यादा हीट कर देना और जो अपनी एयर की सप्लाई वो लिमिटेड रखना ताकि वो ऑक्साइड के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और जो सल्फाइड की ओर रहेगी उसकी हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग यानी कि एक्सेसिवली हीट करना और एयर का सप्लाई भी एक्सेसिव रखना ताकि वो कन्वर्ट हो जाए ऑक्साइड के अंदर। और ऑक्साइड है, ऑक्साइड यानी कि उसके पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमें क्या रिडक्शन करना पड़ेगा, और जब रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना प्योर मेटल। तो ये था हमारा मीडियम रिएक्टिव वाले की। नाउ देखते हैं जो अपने लेस रिएक्टिव रहते, तो लेस रिएक्टिव वाले को मेनली हम सल्फाइड और के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि अपने कॉपर या फिर सिल्वर। मेनली अपने जो गोल्ड रहते या फिर प्लैटिनम रहते वो हमें नेटिव स्टेट के अंदर मिल जाते, क्योंकि आपने पढ़ा था पिछले पार्ट के अंदर कि वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, राइट, ना एयर के साथ करते ना वाटर के साथ करते, तो हमें वो नेटिव या फिर फ्री स्टेट के अंदर मिल जाते, ठीक है। लेकिन एकदम जो लो रिएक्टिव रहते जैसे कि कॉपर सिल्वर वो हमें मेनली मिलते हैं सल्फाइड के ओर के अंदर। और सल्फाइड के ओर के अंदर हमें पता है क्या करना पड़ेगा, सल्फाइड के ओर को हमें अगर ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्साइड के फॉर्म में डालना है, तो हमें उसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी। और रोस्टिंग करने के बाद उसकी फिर से रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि हमें अपना प्योर मेटल मिल पाए। और प्योर मेटल मिलने के बाद उसका हम रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये थे मेनली अपनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स। और अगर हमें पास कोई मेटल है या फिर कोई मिक्सचर है तो उस मिक्सचर से हमें कैसे वो मेटल मिल सकता है, उनकी हमने प्रोसेस जानी, कैसे हम हाई रिएक्टिव को निकल सकते हैं, मीडियम रिएक्टिव को मिल सकते हैं या फिर लेस रिएक्टिव को निकल सकते हैं। तो ये थी हमारी मेनली प्रोसेस। अभी हम देखेंगे थर्मिट प्रोसेस। अभी थर्मिट प्रोसेस क्या रहते हैं, आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स के जो अपने रेलवे ट्रैक्स रहते वो ड्यू टू समर या फिर टेम्परेचर होने के कारण उनके अंदर गैप आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो उसे कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मिट प्रोसेस। या फिर आपने देखा होगा अगर आपके पास कोई मेटल है या फिर वो ब्रेक हो जाता है तो आप उसे वेल्डिंग करने के लिए जाते हैं ताकि वो फिर से जुड़ पाए। तो वहाँ पे क्या होता है, थर्मिट प्रोसेस का यूज होता है। अभी थर्मिट प्रोसेस क्या रहते हैं, वहाँ पे मेनली हम यूज़ करते हैं अपना फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, उसके अंदर हम एल्यूमिनियम मिक्स कर देते। और जब हम एल्यूमिनियम मिक्स कर देंगे और एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण से मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर देगा और अपना बन लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 बना लेगा और आयरन अपना सेपरेट हो जाएगा। और साथ के साथ इतनी ज़्यादा हीट रहेगी, इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, वो जो मेटल रहेगा अपना वो मेटल को पूरा का पूरा मेल्ट कर देगा। और मेल्ट होने के बाद वो फिर से हम उसे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेनली अपनी जो अपनी थर्मल प्रोसेस रहती है। फिर वो मेनली किस रहती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहती है, जो कि हाई लेवल थर्मिक रहती है, जो कि इवन मेटल को भी पूरी मेल्ट कर देते हैं और मेटल को मेल्ट करने के बाद ही हम उसे ज्वाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमने क्या यूज़ किया है, आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया है विथ एल्यूमिनियम, जो कि हम यूज़ करेंगे टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट्स के लिए। तो ये थी हमारी में प्रोसेस। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको कहा था, जो अपने एकदम हाई रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो उनको हमें ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, दे आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। क्लोराइड के साथ हम उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ताकि हमें वो प्योर मेटल मिल पाए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कि एकदम हाई रिएक्टिव रहते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए। और ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जो एल्यूमिनियम रहता है तो एल्यूमिनियम मेनली आता है अपना मीडियम रिएक्टिव के अंदर। तो मीडियम रिएक्टिव के अंदर आने के कारण से जब हम उसे कार्बोनेशन, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग करने के बाद जब हमें उसे ऑक्साइडाइज फॉर्म में मिल जाएगा तब हमें उसे रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि हमें एल्यूमिनियम प्योर स्टेट में मिल पाए। नाउ यहाँ पर अभी ओर्स, अभी हम देखेंगे ओर्स। अभी ओर्स क्या रहते हैं मेनली, अगर सपोज कोई तो मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर अगर कोई मिनरल की या फिर कोई एलिमेंट की या फिर कोई मेटल की प्रॉपर्टी या फिर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे ओर, यानी कि किसी ओर से अंदर हम मिनरल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ओर्स। तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम को रहता है पिच ब्लेड, यानी कि पिच ब्लेड के अंदर यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। और सोडियम को अगर पाना है तो हमें जाना पड़ेगा बोरेक्स के पास। तो फिर सोडियम का ओर कौन सा है, बोरेक्स। वही लीड का कौन सा है, गलेना। ये आपको सीधा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कोरोजन। कोरोजन जो कि आपके 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर से आप पर देख लीजिए। कोरोजन यानी क्या रहता है, कोई भी चीज़ खराब होना, करोड़ हो जाना, राइट, उसे हम कहते हैं कोरोजन। तो जब अपना सिल्वर सल्फर के कॉन्टेक्ट में जाता है एयर के अंदर तो वहाँ पे कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड बन जाती है, दैट इज Ag2S, जो कि रहता है ब्लैक इन कलर। दैट्स आपने देखा होगा जो आपके पास जो सिल्वर के ब्रासलेट या फिर रिंग्स रहते हैं वो आफ्टर लॉन्ग टर्म के बाद, लंबे समय के बाद वो ब्लैक कोटिंग आनी शुरू हो जाती है उसके ऊपर।
जिसकी वजह से सल्फर की वजह से। वही जब आप कॉपर को एयर के क्वांटिटी में रखते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो कॉपर के ऊपर कार्बोनेट की लेयर पड़ जाती है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट, और जिसका कलर रहता है ग्रीन कोटिंग। दैट्स वाई जो अपना कॉपर है वो लॉन्ग समय के बाद उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, वो ग्रीन कोटिंग रहती है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की। अभी उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो मेनली प्रिवेंट करने के रहते हैं अलॉय। अभी अलॉय का रहते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर परत चढ़ देते हैं उस मेटल के अंदर, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई या फिर जो सल्फर है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कॉन्टैक्ट कम हो जाए उसके सरफेस से। या फिर गैल्वेनाइजेशन, नाउ गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, जिंक की थिन कोटिंग कर देते किसी भी मेटल के ऊपर, सो दैट उनका कॉन्टैक्ट कम हो जाए। नाउ ऑयलिंग या फिर पेंटिंग या फिर ग्रीजिंग, आपने देखा होगा जो आपकी मेटल्स के रहते हैं या फिर जो आपकी मेटल की बालकनी रहती है या फिर खिड़की पे जो मेटल्स के तार लगे रहते हैं उसे आप पेंटिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि वो कोरोड हो जाए। दैट इज जो पेंटिंग क्या कर देगी, उसका सप्लाई या फिर जो अपने ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तोड़ देगी उस मेटल के सरफेस के साथ। तो ये थे हमारे मेनली वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। नाउ हम देखेंगे अलॉयस। अभी अलॉयस क्या रहते हैं, सपोज अभी मैंने कहा ये अपना मेटल है, आपने देखा तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा जो अपना आयरन रहता है या फिर आपने देखा होगा स्टील, ठीक है, लिस्ट से या और एक स्टेनलेस स्टील लिया, ठीक है। आप क्या करो, उन दोनों को लंबे समय के लिए किसी बाहर रख दो कि कहीं भी एटमोसफेयर के अंदर, और एक लंबे समय के बाद आप देखोगे जो अपना आयरन है, आयरन के ऊपर एक रस्टिंग आ गई, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट हो जाए एटमोसफेयर के साथ, जो ऑक्सीजन उसके साथ। लेकिन जो अपना स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील को कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना जो स्टेनलेस स्टील रहता है, स्टेनलेस स्टील बना रहता है आयरन, निकेल एंड क्रोमियम, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस कोरोड होने की जो रेट है वो कम हो जाती है। दैट्स वाई स्टेनलेस स्टील हम यूज़ करते हैं मेनली हमारे खाने के लिए। आपने देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द जो अपने मटेरियल हम यूज़ करते हैं इन किचन के अंदर, वो मेनली स्टेनलेस स्टील के रहते हैं, ना कि आयरन के रहते हैं। तो ये रीज़न है मेनली हम यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील का। वही और ब्रॉस का एलॉयस क्या है, कॉपर है और जिंक है, यानी कि कॉपर और ब्रॉस। या फिर आपने देखा होगा ब्रॉन्ज मेटल, तो ब्रॉन्ज मेटल के अंदर क्या रहता है, अपना कॉपर और साथ के साथ रहता है टिन। और देखा होगा सोल्डर के अंदर रहता है अपना लीड और टिन। और गन मेटल यानी कि जो गन बनाने के लिए जो मेटल यूज होता है उसके अंदर क्या क्या रहता है अपना, मेनली कॉपर, टिन, जिंक एंड लीड, ये रहता है अपना गन मेटल। और एक रहता है निक्रोम, जो कि आप यूज़ करते हीटर के लिए, हीटर के अंदर आप जो आप वायर रखते हैं, राइट, जो बना होता है वो मेटल का, वो निक्रोम रहती है, और वो बनी होती है मेनली निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लिटिल बिट उसमें रहता है आयरन। तो ये थे हमारे मेनली अलॉयज, जिससे कि हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से। तो ये था मेनली अपने थर्ड चैप्टर के बारे में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी कवर करना, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वो भी एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो अपने कार्बन है, जो भी आप कंपाउंड देखते हो, जो भी मेनली जो सोर्स रहते हैं, कार्बन डेटिंग आपने देखी होगी, कोई भी एकदम पुरानी की कितनी भी पुरानी चीज़ हो उससे हम उसका एज पता कर सकते हैं कि इतनी साल पुरानी, उतनी साल पुरानी, तो वहाँ पे हम कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी एंड थैंक यू।